बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने स्टडीज़ के में फुल फोकस्ड होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाए और आपकी जो परेशानियाँ और जो मुश्किलात हैं वो सब आपकी ख़त्म हो जाएं। तो मेरे चैनल पर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और आज मैं एक नए लेसन के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। कल के मेरे लेसन में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो इंट्रोडक्शन था और उसके यूजेस थे, उसकी डेफिनेशंस थी, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ आप लोगों को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन की। तो आज इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है वो ले लेते हैं कि एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किस सेंस में यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिनिश्ड एक्शंस। ठीक है, कि फिनिश एक्शंस जो हैं उनके बारे में एक्चुअली मेन जो चीज़ होती है वो है हमारा फिनिश्ड एक्शंस, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिहाज से बात करते हैं और परफेक्ट को कंप्लीशन के मीनिंग में भी लिया जाता है। तो इसमें ऐसे एक्शंस को भी हम शो करते हैं जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली जो है वो हमारे कंप्लीट हुए होते हैं, रिसेंटली कंप्लीट एक्शंस। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस जो अभी अभी कंप्लीट हुए हों। फिर उसमें अगला स्टेप आ जाता है अनफिनिश्ड एक्शंस। ठीक है, अनफिनिश्ड एक्शंस यानी कि वो एक्शंस जो कि हमने स्टार्ट तो कर दिए थे पास्ट में, बट स्टिल जो है उनका अफेक्ट्स है या उनका जो कनेक्शन है वो हमारे प्रेजेंट के साथ मौजूद है, कनेक्टेड टू प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद है रिसेंट कंप्लीट एक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि कंप्लीटेड रिसेंटली पास्ट क्या है और रिसेंट कंप्लीट एक्शन का मतलब क्या है। तो रिसेंट कंप्लीट एक्शन का मतलब ये है कि जो मिसाल के तौर पर अभी अगर 5 मिनट पहले का काम हुआ है, ठीक है, तो उसको हम रिसेंट कंप्लीट एक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ, तो इसको हम कहते हैं रिसेंट कंप्लीट एक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जिसमें हम यूज़ ऑफ एवर एंड नेवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कल की आपको एग्जांपल में बताया था कि इसको मैं अगर एग्जांपल को बयान करूं तो मैं बोलूं हैव यू एवर मेट योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसी के जवाब में इसको हम नेवर में चेंज कर देते हैं, तो हम इसको बोले नो आई हैव नेवर मेट हर। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि लाइफ एक्सपीरियंस को या किसी भी लाइफ इंसिडेंट को शो करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूज़ ऑफ सेंस एंड फॉर। सेंस एंड फॉर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। ठीक है, यानी कि सेंस जो है वो हम उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम को यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को बताना होता है, और फॉर जो है हम एग्जैक्ट ड्यूरेशन को बताते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद चेंजेस ओवर टाइम। चेंजेस ओवर टाइम में ये है कि ऐसे आप कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक इंटरेस्ट, मिसाल के तौर पर मेरा एक इंटरेस्ट था, ठीक है, कि मुझे जो है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का शौक़ था। ठीक है, तो अब मेरा शौक़ और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको हम सिंपलीफाई अगर हम करें तो इसको परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। तो मैं बोलूँगी आई हैव मोर इंटरेस्ट नाउ इन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक हो गया। तो इस तरह के जो ये तमाम जो हैं, ये तमाम पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप माइंड में रखें और हाँ अपने साथ नोटबुक ज़रूर रखा करें ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स जो हैं वो अपने पास सेव करते जाएं। तो इन सारे सब के अंदर जो है हम यूज़ करते हैं किसको, परफेक्ट टेंस को। Okay, now come to the main topic, structures and examples of present perfect tense. ठीक है, first of all I introduce to affirmative sentences, that's called simple sentence also. So I will teach you according to the person's voice, okay, according with the table of first person, second person and third person, that which helping verb we use with first person and which helping verb we use second and third person. Okay,
तो स्पोकन पढ़ाते हुए लैंग्वेज ग्रामर को पढ़ाते हुए स्पोकन साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इससे आपको समझ आ जाती है कि एक्चुअली स्पोकन का और ग्रामर का कितना डीप कनेक्शन है। ठीक है, जब तक अगर आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आपकी ग्रामर को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट रहे हैं और इंग्लिश को ही अपना फील्ड बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ उसका यूज़ और स्पोकन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने अब इसके सारे जो है वो डिवाइड करके आपके सामने लिखे हुए हैं कि सबसे पहले बारी आती है फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन, एज यू नो, आर आई एंड वी। ओके, so we use helping verb have with I and we। ठीक है, subject plus have plus verb third form plus object। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम जब फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हम have का इस्तेमाल करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैव टू कीप इन माइंड that we always use third form of the verb in the perfect tenses, all the perfect tenses. Rather it's present perfect tense, it's past perfect tense, or it's future perfect tense. Okay, we always use the third form of the verb in perfect tenses. Okay, तो इसकी एग्जाम्पल मैंने भी लिखी हुई हैं। आई हैव completed my work, okay, and we have completed our work. So keep in mind that we always use have with the first person pronouns, okay. I and we का इस्तेमाल जहाँ भी हम करेंगे परफेक्ट टेंस के अंदर, वहाँ पर हमेशा हम have लगाएंगे। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हर परफेक्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इज आल्सो प्लूरल, सो सेकंड पर्सन यू ऑलवेज कीप हैव हेल्पिंग वर्ब विद इट। ठीक है, कि जब भी हम सेकंड पर्सन, क्योंकि यू जो सेकंड पर्सन है ये दिस इज ऑलवेज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, singular and plural both. So you always play the role of singular and plural both pronoun. Okay, तो जब भी हम you का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हम सिंगुलर के लिए कर रहे हों चाहे वो प्लूरल के लिए कर रहे हों, हम उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? have। ठीक है, now come to the third person pronoun। Subject plus has plus verb third form plus object. Now keep in mind that he, she, it, these are the singular pronouns. ठीक है, these are the third person singular pronouns, always has the helping verb has। अब अगर आप मेरी स्पोकन के अंदर थोड़ा सा फोकस करें तो मैंने अभी बोला he, she, it pronouns always have the has helping verb। ये जो has और have होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये दोनों रोल प्ले करता है। मेन वर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब का भी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ मेन वर्ब, but when we use as an auxiliary verb or as a helping verb in the perfect tenses, then it's called helping verb। ठीक हो गया, ये जो है ये खुद बजाते खुद एक मेन वर्ब है। ठीक है, जो हमारी पोजेशन को शो करता है। किसी भी चीज़ की जब पोजेशन को शो करवाना हो तो वहाँ हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। बट इन परफेक्ट टेंसेस के अंदर जो है वो ये हैज़ और हैव जो हैं ये हमेशा क्या यूज़ होते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। अगेन हैव, they is a plural pronoun, that's why we use helping verb have with it। ठीक है, they or plurals have completed the work। ठीक है,
जहाँ भी प्लूरल्स जो हैं उनके साथ भी हम, जैसे अब मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ सीमा, फातिमा, अनीला, अनम completed the work, have completed the work। अब इसमें बहुत सारी बच्चियाँ आ गई हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लूरल के साथ हमेशा have का इस्तेमाल करेंगे। आज की लैंग्वेज, मेरी जो वीडियो है इसमें मैंने इंग्लिश का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको साथ साथ स्पोकन को भी इंट्रोड्यूस करवाती जाऊँ कि कैसे कैसे हम अपनी टेंसेस को जो है वो स्पोकन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश के स्टूडेंट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सबको स्पोकन और ग्रामर पे पूरी कमांड होनी चाहिए। नाउ नोट मैंने यहाँ पर लिखा है हैज़, हैव, एज हेल्पिंग वर्ब्स। तो अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि हैज़ और हैव जो है वो एक्चुअली मेन वर्ब्स हैं, बट परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, ओनली वी विल ऐड नॉट आफ्टर हैज़ और हैव। ठीक है, कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि जब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो हम लिख दें यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर ऊपर वाली एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो आप उसी में ही नॉट ऐड कर दें तो वो सेम द वे उसी तरह ही हो जाता है। टेंसेस के अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, अपने स्ट्रक्चर्स को क्लियर करना है, और ये याद रखना है कि कौन सी टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होती है। दूसरी बात, जब हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट उसका स्ट्रक्चर टोटली सेम ही होता है, बस हम इतना करते हैं कि जब हमने उसका नेगेटिव बनाना होता है तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हमने उसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात की जाए, अगर यहाँ पर मैं आपके सामने लिख कर भी बता देती हूँ तो ये हो जाएगा हैज़, हैव। ठीक है, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, because it's a question sentence so we put question mark। ठीक है, सेम द वे अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करें तो इसी तरह से आ जाएगा that this will be turned into hasn't और haven't। ठीक है, तो इसी तरह से सेम ही रहता है, तो इतना मुश्किल नहीं था स्ट्रक्चर इसका। तो फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछा करें, और लाजमी जो है इसकी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ लाजमी किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।